नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगला सेट ऑफ एमसीक्यूज। इकोनॉमी हमने शुरू कर दिया है। लगभग हम 30 क्वेश्चन इकोनॉमी के कर चुके हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। जैसे मैंने बोला, इकोनॉमी में क्योंकि हम लोगों को काफ़ी इशूज होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे कि बहुत ईजी से लेके मीडियम से लेके टफ की तरफ। तो इस तरह से यहाँ रैंकिंग रहेगी क्वेश्चंस की, जिससे कि आप जो बेसिक्स है वो भी समझ पाएं, एनालिसिस भी समझ पाएं और करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर कर पाएं। जैसे कि कोर्स के हाईलाइट में हमेशा बताता हूं, लगभग 1100 क्वेश्चन आएंगे। कंप्लीट कवरेज होगा यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन का प्लस करंट अफेयर्स का। जब मैं बात करता हूँ सोर्सेज की, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र जैसे सोर्सेज यहाँ पे कवर किए जाएंगे। करंट अफेयर्स भी आपका कवर होगा। अगर आप 2022 प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप 2022 में आने वाले किसी भी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सीरीज के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हमने 275 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बात करते हैं 276 की। विद रिगार्ड टू दी हैप्पीनेस ट्रैप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हैप्पीनेस ट्रैप कई बार न्यूज़ में रहता है ये टर्म, तो जानेंगे एग्जैक्टली और कोविड में भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो जानेंगे एग्जैक्टली क्या इसका मतलब है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है लोगों का स्टैग्नेशन पे आ जाए, मतलब लोग खुश नहीं अपने लाइफ से, या फिर कम होने लगे। इसी को कहते हैं हैप्पीनेस ट्रैप। आप कहेंगे कि यार इकॉनमी तो ग्रो कर रही है, 2%, 3%, 5% ग्रो कर रही है, पर महंगाई भी साथ में बढ़ रही है और सैलरीज भी नहीं बढ़ रही, तो इसी को शायद कह सकते हैं हैप्पीनेस ट्रैप होगा। इन रिसेंट डिकेड्स द इकोनॉमी ऑफ यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैप्पीनेस ट्रैप। बिल्कुल बात सही है। यूएसए में आप देख रहे हैं कि 1-1.5% में ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो वहाँ लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो डिग्रेड होता जा रहा है। तो इसलिए ये टर्म, और कोविड के बाद कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया लगभग एक हैप्पीनेस ट्रैप में बढ़ रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स बढ़ती जा रही हैं, इनकम लोगों की कम होती जा रही है, जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है, लेकिन एक तरफ एक एक सेगमेंट ऐसा दिखा रहा है कि हमारी इकोनॉमी एकदम सही है। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। देखिए, दोनों ही इसमें से करेक्ट हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे डी, नन ऑफ द अबव। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया हैप्पीनेस ट्रैप क्या होता है। ग्रॉस नेशनल इंडेक्स हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसी के कंपैरिजन ये हैप्पीनेस ट्रैप आया है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलते हैं 277 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पॉसिबल रीजंस फॉर द लेट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया। लेट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के क्या क्या रीजंस थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू गो फॉर प्राइवेटाइजेशन इन एग्रीकल्चर एज इट वॉज नेवर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन में नहीं जा सकते थे हम, क्योंकि एग्रीकल्चर हमेशा से गवर्नमेंट के हाथों में था। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अमंग द फार्मर्स। फार्मर्स को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। और हैवी डिपेंडेंसी था पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। देखिए, आपको याद होगा एग्रीकल्चर सबसे पहले से ही प्राइवेट है। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ही एग्रीकल्चर जनरेट करता है देश में। फॉर्मल सेक्टर में इंडियन रेलवेज करता है। तो ये गलत है कि प्राइवेटाइजेशन तो हम डे वन से हम कर चुके थे। प्राइवेट हैंड्स में ही तो थी लैंड्स भाई, फार्मर तो प्राइवेट पर्सन ही है। लेकिन हाँ, फार्मर को अवेयरनेस नहीं थी और वो लाइवलीहुड के लिए ही एग्रीकल्चर करता था। मतलब जितना जीवन यापन कर पाए उतना ही एग्रीकल्चर करता था, उसको सेल करने के लिए नहीं करता था। हम कह सकते हैं कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का कभी नहीं हो पाया। तो यहाँ पे बात 2 और 3 दोनों ही करेक्ट हैं। क्लियर है। चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स लेजिस फेयर इकोनॉमी। काफी न्यूज में लेजिस फेयर इकोनॉमी के बारे में। अब आप बताइए लेजिस फेयर इकोनॉमी का क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लेजिस फेयर इकोनॉमी। ठीक है, लेजिस फेयर इकोनॉमी बात करता है मार्केट अप्रोच की। ये बात करता है जहाँ पे मार्केट जो है वो सब कुछ डिटरमाइन करती है। एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। इसी को क्रिटिसाइज करके कार्ल मार्क्स ने एक सोशलिस्ट स्टेट की बात की थी, एक उसके बाद एक वेलफेयर स्टेट की बात भी की गई थी, ठीक है, जिसे हम कम्युनिस्ट स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वही लेजिस फेरे है। लेजिस फेरे की हम बात करें तो लेजिस फेरे के लिए जो जितने भी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इकोनॉमिस्ट थे, वो हमेशा कहते थे कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, सोसाइटी खुद से थ्राइव करे, आप अपना कमाएं अपना खाएं। ठीक है, अगर आप अंबानी बनना चाहते हैं अंबानी बने, आप कुछ नहीं करना चाहते आप कुछ नहीं करें। स्टेट आपके डे टू डे इंडस्ट्रियल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग होगी और प्रॉफिट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज चलेंगी। ठीक है, जो प्रॉफिट कमाएगा वो सस्टेन करेगा, जो नहीं कमाएगा वो मार्केट से फेज आउट हो जाएगा। तो यही है लेजिस फेयर का पूरा कॉन्सेप्ट। चलते हैं 279 की तरफ। विद रिगार्ड टू ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए के बारे में हमें बताना है एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के बारे में बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। जीवीए जो है कंप्राइज द वैल्यू एडेड बाय द वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी अंडर द सप्लाई साइड। यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में वेरियस सेक्टर जो सप्लाई साइड के होंगे,
जीडीपी कैसे आती है? एडिंग अप एक्सपेंडिचर्स डन इन इकोनॉमी अंडर डिमांड साइड। जीडीपी जो है वो डिमांड साइड से आती है। वाइल जीडीपी इज अ गुड मेजर इन अ कंपैरेटिव स्टडीज कंपेयरिंग इकोनॉमिक, जीवीए इज अ बेटर मेजर टू कंपेयर डिफरेंट सेक्टर्स विद इन द इकोनॉमी। देखिए बात बिल्कुल सही है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैसे आता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन आता है कि इंडस्ट्रीज ने कितना अब जाके प्रोड्यूस किया है, यानी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है। जैसे आप कोविड के बाद देखते होंगे ना, अलग अलग सेक्टर्स का जीवी आ जाता है, तो पता चल जाता है पिछली बार सप्लाई साइड में 5% था, इस बार सप्लाई साइड 10% हो गया, तो 5% की ग्रोथ है। इससे हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी वैल्यू का एडिशन हुआ। जीडीपी आती है डिमांड साइड, यानी यहाँ पे बात की जाती है कंजप्शन की। आप देखते होंगे जीडीपी हम कंजप्शन लगाते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, देखो जीडीपी क्या कंपैरेटिव इकोनॉमीज के लिए होता है, और जीवीए सेक्टर वाइज कंपैरिजन होता है। ऑल आर करेक्ट है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो याद रखिएगा जीवीए से हम क्या करते हैं, एक सेक्टर को दूसरे, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक काम कर रहा है, रेलवे थोड़ा कम ठीक चल रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में बस अदर रोड सेक्टर ठीक काम कर रहा है, तो ऐसे जो कंपैरिजन होते हैं वो जीवीए से होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जब कंपेयर करेंगे तो जीडीपी से करेंगे। और याद रखिएगा ये डिमांड साइड का है, ये कंजम्पशन को केटर करता है, और ये सप्लाई को केटर करता है। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। जीवीए का फॉर्मूला देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, ये है जीवीए का सिंपल फॉर्मूला। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो सुना होगा। क्वीनरी, क्वेटनरी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। द सेक्टर क्वेटनरी सेक्टर इज द लेबल यूज टू डिस्क्राइब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज। ठीक है, क्वेटनरी सेक्टर जो है, क्वेटनरी सेक्टर क्या कहते हैं? कहते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। इसमें से कौन कौन इसका पार्ट है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टॉप डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल नहीं, ये क्वीनरी सेक्टर का पार्ट है, याद रखिएगा। आईटी एंड मीडिया, ठीक है, तो यानी जो आज की सर्विस में जो मीडिया बेस्ड इंडस्ट्री है, R&D इंडस्ट्री है, आईटी बेस्ड इंडस्ट्री है, वो सब पार्ट हैं क्वेटनरी का। जब बात आती है गोल्ड कॉलर जॉब्स की, टॉप डिसीजन मेकिंग की, तो वो हो जाता है क्वीनरी सेक्टर, याद रहेगा। चलते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी की तरफ। कार्ल मार्क्स को अभी अभी हमने चर्चा में लिया था, तो फिर से चर्चा कर लेते हैं कार्ल मार्क्स की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी के बारे में बताना है। इसके ओरिजिन कहाँ पे हैं? कार्ल मार्क्स के आइडियाज में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। मार्क्स ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, लेजिस फेयर इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया, और फिर आगे मार्क्स बढ़े आगे की तरफ, वो हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये बिलीफ, इसका जो बिलीफ है वो बेस करता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो सबके लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। देश में रिसोर्सेज जो हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, यही है नॉन मार्केट इकोनॉमी। सोशलिस्ट मॉडल में स्टेट जो है वो ओनरशिप कंट्रोल रखती है नेचुरल रिसोर्सेज पे और लेबर पे। अब आप ये बताइए कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट में क्या डिफरेंस है? यहीं से आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। आपको बताना कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। याद रखिएगा सोशलिस्ट में ओनरशिप कंट्रोल किसके पास होता है? लोगों के पास होता है, पीपल के पास होता है। ठीक है, सोशलिस्ट में। कम्युनिस्ट में किसके पास होता है? कम्युनिस्ट में सब कुछ स्टेट ले जाती है और आपको जितना जरूरत होता है उतना दे दिया जाता है। सोशलिस्ट में आप ही लोगों के पास सब कुछ होता है, आप लोग सब मिल बांट के काम चलाते हैं। तो 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। तीसरा जो है ये कम्युनिस्ट मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रली प्लान्ड होती है इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल होता है, और जो रिसोर्सेस का डिवीजन होता है, जो कंट्रोल होता है रिसोर्सेस का, वो लोगों के हाथ में ही होता है। नेचुरल रिसोर्सेज पे जो है स्टेट कंट्रोल करती है, लेकिन जब बात आती है लेबर रिसोर्सेज, वो इंडिविजुअली कंट्रोल होते हैं। चलते हैं 282 विद रिगार्ड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। There is no need of adjustment in indirect taxes whether the national income is accounted at factor cost or market cost. Formulas याद हैं? If the national income is being derived at market cost, the indirect taxes need not be deducted from it. If national income is calculated at factor cost, then corpus of total indirect taxes to be deducted from it. एक बार मैं आपको समझाता हूँ, ठीक से स्क्रीन को पॉज कीजिए और समझिए इस क्वेश्चन को। तो क्लियर हो गया? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की या मार्केट कॉस्ट को डिराइव करने के लिए, तो याद रखिएगा हम डायरेक्ट टैक्सेस को नहीं वहां कैलकुलेट करते। हमारा जो फोकस होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे तो आपको मार्केट कॉस्ट मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। अब इस फॉर्मूले को लगा लीजिए, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यानी मार्केट कॉस्ट में अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो मार्केट कॉस्ट पे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फाइनली एक सम आपने अचीव कर लिया है। फैक्टर कॉस्ट में हाँ आपको डिडक्ट करने की जरूरत है। सिंपल है, इसको पढ़ लीजिएगा। इस तरह के मैं और 3-4 क्वेश्चंस ले आऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं।
गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, नहीं भी पता है ना तो टुगेदर, टुगेदर का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कार के साथ पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सीरियल है तो सीरियल के साथ कुछ ना कुछ प्रोसेस्ड आइटम, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो होते हैं जो बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट के अलावा, आप कंट्रास्ट की बात करें, सब्स्टिट्यूट के अलावा काम करते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि अगर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है तो फिर वहाँ पे इन गुड्स की फर्दर डिमांड, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। कार की डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। अच्छा, मार्केट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन बट फ्यू सेलर्स इज कॉल्ड, एक मार्केट में एक से ज़्यादा हैं लेकिन कुछ सेलर्स आपको दिखेंगे, ठीक है, तो मोनोपोली, डुओपोली या ओलिगोपोली। यहाँ पे जैसे रशिया का मार्केट हम देखें, रशिया क्या है, ओलिगार्क्स है, पूरा का पूरा जो मार्केट है वो कुछ लोगों के हाथ में, ओलिगोपोली है। ओलिगोपोलिस्ट वो होते हैं जहाँ पे आप कहें 2 से 3 ही सेलर्स होते हैं। जैसे हमारे इस समय हम बात करें अपनी मोबाइल मार्केट, टेलीफोन मार्केट की, टेलीफोनी मार्केट की, मोबाइल टेलीफोन की, तो 3 ही प्लेयर्स हैं, ओलिगोपोली है, ठीक है। एक ने प्राइसेस इंक्रीज किए, दूसरे ने किए, तीसरे ने कर दिया। अब यही 10 प्लेयर होते तो 5 कहते हमने इंक्रीज करेंगे, 4 कहते हम इंक्रीज करेंगे। तो अब क्योंकि ज़्यादा ना इंक्रीज करने वाले थे तो इनको भी प्राइस इंक्रीज रोकना पड़ता। तो कई बार ओलिगोपोली के भी इश्यूज होते हैं, उसके भी कुछ रिपरकशंस होते हैं। रशिया जो है वो एक तरह की ओलिगोपोली को ही चलाती है कई कई सेक्टर्स में। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ दो दो फॉर्म्स हैं, ऑब्वियसली बात है, डुओपोली, वर्ड बता रहा है आपको, डुओ एंड पोली, ठीक है। डुओ मतलब दो, पोली मतलब प्रेजेंस, मोनो सिंगल पोली, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। चलते हैं 286 की तरफ। Dash illustrates the alternative combinations of two different goods that can be purchased with given income based on the price of two goods। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे है बात बजट लाइन की। देखिए बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन ऐसे ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता है जिसमें दो गुड्स को आप सेम प्राइस पे ले सकते हैं ना, दो इनकम बेस्ड पे जो प्राइसेस हैं दो गुड्स के वो लगभग सिमिलर रहेंगे। यानी बजट लाइन इंडिकेट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विथ डिफरेंट सेट ऑफ इनकम्स, यानी आपकी जो डिफरेंट सेट ऑफ इनकम्स हैं, डिफरेंट सेट ऑफ प्राइसेस हैं, उस पर आप इनको बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बजट लाइन बताती है कि हाँ ये सारे गुड्स जो हैं आपकी इनकम लिमिट में फॉल होते हैं। तो सिंपल है, ये भी वन लाइनर टाइप ही है, तो इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चंस बढ़ाते चलेंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले 10 से 15 क्वेश्चंस लेके आएंगे और इकॉनमी को कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरफ। पहले ज्योग्राफी करेंगे और फिर हम चलेंगे हिस्ट्री की तरफ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।